गुड आफ्टरनून। इधर आ जाओ सब लोग। अब जो भी काम कर रहे थे बंद कर दो, फोन, कॉपी, बुक्स। ठीक है, चलो। अपना टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तुम लोग भी सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा जितना मुझे लगता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट थर्ड टॉपिक है क्या अपना पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी में मैंने कंटेंट लिखवाए थे, पता है ना सब लोगों को कंटेंट। तो कंटेंट्स में से तीसरा वाला टॉपिक था अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो टोटल अपने पास 7 या 8 थे, थर्ड पे अपन पहुंच गए। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है वो पढ़ने के लिए तुमको बेसिक एक चीज समझनी है उसके पहले। ठीक है, क्या एटम होता है, कोई भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये चीज पता है सब लोगों को। ठीक है, मान लो ये एटम का सेंटर है। ठीक है, और इसको क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस, न्यूट्रॉन पे 0। ठीक है, इसी न्यूक्लियस को मैं वापस बना रहा हूँ, मतलब उसमें प्रोटॉन भरे मैंने कुछ ये और कुछ न्यूट्रॉन रख दिए। ये कोई एग्जांपल नहीं लिया मैंने, बस ऐसे मन से डाल दिया कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, गिनना मत। बस मुझे ये समझाना है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई हो गया एडजस्ट। ठीक है, चलो। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ये 0 है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहीं से अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा कि न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज कितना बचा। अब एक पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर 2 चीज़ें ए और बी। एक पे कोई भी चार्ज नहीं है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल में पूछूँ तो कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी चीज़ पे तो चार्ज है ही नहीं ना, तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या आ गया अपना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब न्यूक्लियस के आसपास कुछ रिंग्स बनी होती है, उसको ये नहीं बोलोगे कि रिंग्स बनी इमेजिनरी है। ठीक है, मन से बना रखी कि मान लो जैसे ट्रेन तो फिर भी पटरी पे चल रही, पटरी है, वो वाली ट्रेन देखी, लेविएशन वाली, हवा में चलती है, मैग्नेटिक वाली। मूवीज़ में तो देखी होगी, मैग्नेटिक लेविएशन बोलते हैं कि मान लो नीचे पटरी पे मैग्नेट बिछे होंगे और ट्रेन भी उस मैग्नेट से थोड़ा ऐसे मतलब हवा में उड़ी हुई है और उसके बेसिस पे चल रही है, बहुत स्पीड होती है उनकी। ठीक है, तो लेविएशन में तुमको कोई एग्जैक्ट पटरी के ऊपर तो नहीं चल रही ना, बस एक पाथ बना रखा है कि हाँ यहाँ या मैंने मैग्नेट बिछा रखा है तो उस पे वो चलेगी अच्छे से, बिना नीचे ज़मीन पे टच हुए हवा में। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास कुछ नहीं है, अभी खाली है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई है। वो इमेजिनरी लाइन क्या सोच के बनाई है कि इलेक्ट्रॉन इस पर घूमता है, या फिर ये बोल लूँ कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके पाथ को ट्रेस करके मैंने सोच लिया कि हाँ ये इसी इसमें घूमता है। दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूमते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूमते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग एंगल पे। पहली रिंग ऐसी होगी, हो सकता है दूसरी रिंग ऐसी हो, तीसरी रिंग हो सकता है ऐसी हो, चौथी हो सकता है ऐसी हो। समझ गए, तो ऐसे बहुत सारी रिंग्स बनी होती है न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, 3D में। उन रिंग्स को क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। ये पहली रिंग। अब मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो मेरे को सारी रिंग ऐसी बनानी पड़ेगी, पर तुम लोग समझ गए कैसी होती है, 3D में होगी। एक ऐसे होगा, एक ऐसे, जैसा भी बना लो। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, शेल, या फिर इसका अदर नेम है ऑर्बिट। ठीक है, अब इन शेल या ऑर्बिट को जब मैं जूम करके और देखता हूँ, ठीक है, तो इनके अंदर मुझे क्या दिखते हैं, सब शेल। ये बेसिक से कुछ। ठीक है, ये चीज़ एक बार शाम को ढंग से पढ़ेंगे। बाकी लोग इतना समझ में आ रहा है ना, सब शेल होता क्या है, शेल के अंदर क्या होगा, और जूम करूँगा तो सब शेल्स होंगे। सब शेल को और ज्यादा जूम करूंगा तो क्या दिखेगा मेरे को, ऑर्बिटल्स। तो मुझे 3 चीजें याद रखना, शेल का अदर नेम है ऑर्बिट, उसके बाद आता है सब शेल, उसके बाद आता है ऑर्बिटल्स। इसी रिंग में पहली रिंग की बात करो तो जो बाहर से मेरे को दिख रही है रिंग, इसको क्या बोला मैंने, शेल या ऑर्बिट। इसको माइक्रोस्कोप से और जूम करके देखा तो क्या दिखा मेरे को, सब शेल। उसको और ज्यादा जूम करके देखा तो मेरे को क्या दिखा, ऑर्बिटल। इतना क्लियर है। ऐसे में हर रिंग में मुझे 3 चीजें मिलेगी, कोई सी भी रिंग हो। मैं बोलूँ थर्ड रिंग में भी है, हाँ सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी, जितनी रिंग होगी ना, हर रिंग में मेरे को बाहर वाली रिंग को शेल या ऑर्बिट बोलूँगा, जूम करके देखूंगा तो सब शेल दिखेंगे, और जूम करूँगा तो ऑर्बिटल दिखेगा। अब किसमें कितने सब शेल दिखेंगे, कितने ऑर्बिटल दिखेंगे, ये अपन अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे मुझे सिर्फ तुमको एक ये चीज़ याद करवाना, ये और ये 2 चीज़ें काम की अपने को यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ और, चलो बेसिक्स आ ही रहा है तो इतना याद कर लो। पहली जो रिंग होती है ना, पहली रिंग का शेल का नाम क्या देते हैं, के। दूसरी रिंग L, M, N, O, P, Q, जितने भी तुम कर लेना। ठीक है, इसका K, L, M, ये 9th 10th में पढ़ते हैं।
के एटम के आसपास रिंग्स होती है उनमें शेल बोलते हैं, शेल का नाम होता है KLM। 11th-12th में आ जाते हैं तो वो इसको और ज़्यादा अच्छे डीपर लेवल पे पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है? के वाला जो है, जब मैंने इसको जूम किया है, ठीक है, इसको जूम करूँगा तो इसके अंदर कुछ चीज़ें दिखेगी मेरे को। इसके अंदर क्या दिखेगा? सब शेल, ठीक है। सब शेल कौन सा दिखेगा? S, ठीक है। और पहली रिंग है ना तो 1s। आया समझ में? बता रहा समझ। दूसरी रिंग है, दूसरी रिंग में 2 दिखेंगे, जितने नंबर उतने सब शेल। दूसरी रिंग में कितने सब शेल होंगे? S और P दोनों होंगे, या फिर उसको ऐसे बना लेता हूँ। और सेकंड है तो 2s और 2p दोनों मेरे को किस में दिखेंगे? दूसरे रिंग में, ठीक है। तीसरी रिंग है तो तीसरी रिंग में मेरे को 3s 3p और 3d। फोर्थ रिंग में 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये आया समझ में? ठीक है, चलो शेल हो गए, KLMN समझ गए। उसके अंदर जब जूम करके देखा अपन ने तो सब शेल भी समझ गया कि सेकंड रिंग में कितने सब शेल होते हैं? 2। थर्ड रिंग में कितने सब शेल है? 3। अब इन सब शेल को जब और जूम करके देखता हूँ तो अपन वो जो बॉक्स बनाते हैं ना, S का 1 डब्बा बनता है, P के 3 डब्बे बनते हैं, D के 5 डब्बे बनते हैं, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है, ठीक है। तो वो अपने को यहाँ नहीं पढ़नी कैसे दिख रही क्या है, वो सब पढ़ चुके अपन बेसिक्स में, ठीक है। मुझे सिर्फ यहाँ पे शेल और सब शेल एक बार रिवाइज करवाना था, मैंने करवा दिया, ठीक है। अब आउटर मोस्ट रिंग जो होती है ना, आउटर मोस्ट रिंग, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। देखो शेल तो सभी को बोल रहा हूं मैं, कोई सी भी रिंग हो, पहली रिंग का नाम भी शेल है, दूसरी रिंग का नाम भी शेल है, तीसरी चौथी जितने भी जिस भी एटम में जितनी रिंग्स होगी, ठीक है। और ये जिस कैसे पता करते हैं? पीरियोडिक टेबल में कितना 7 पीरियड है, ठीक है। 7 पीरियड है मतलब मैक्सिमम टोटल रिंग कितनी बन सकती है? 7, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो, ठीक है। मैक्सिमम कितनी? 7 रिंग। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें से 5वां पीरियड का कोई भी एलिमेंट मैंने उठा लिया, ठीक है। 5वें पीरियड का अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ तो उसमें कितनी रिंग्स होगी? 5, ठीक है। मतलब 5 मिनिमम होगी, रिंग्स हमेशा इनफाइनाइट होती है, बट इसके अकॉर्डिंग देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग तो 5वीं रिंग में कोई भी एलिमेंट होगा तो 5 रिंग, दूसरे रिंग का कोई भी एलिमेंट होगा तो 2 रिंग। कितना आ रहा है? ठीक है। तो अपन कहते हैं अब मैं पहली रिंग को भी शेल बोल रहा हूँ, दूसरी को भी शेल बोल रहा हूँ। मान लो 5वें पीरियड का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, XYZ कुछ भी है, ठीक है। 5वें रिंग का कोई सा एलिमेंट बोल दो, रुबिडियम, ठीक है, 5वें रिंग का। तो उसमें 5 रिंग होगी, हर रिंग को मैं शेल या ऑर्बिट बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी जो लास्ट रिंग है ना, 5th रिंग, उसको अलग से नाम दिया जाता है वैलेंस शेल। देखो नॉर्मली शेल तो बोलते ही हूँ, यहाँ पे मैंने वैलेंस वर्ड अलग ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि लास्ट रिंग है। लास्ट रिंग को मैं शेल भी बोल सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफाइड बोलना होगा तो क्या बोलूँगा? वैलेंस शेल। इतना आया समझ में? एक एटम के पास बहुत सारी रिंग्स होती है, जितनी होती है वो हर एलिमेंट की वैरी करती है। इतना हुआ क्लियर? ठीक है। अब जितनी भी रिंग्स है उसमें से सारी रिंग्स को ओवरऑल क्या बोलता हूँ मैं? शेल या ऑर्बिट। एक ही बात है, या तो शेल बोल दूँ या ऑर्बिट बोल दूँ, अदर नेम है उसका, ठीक है। अब मुझे अगर इसके लास्ट रिंग का नाम देना हो तो लास्ट रिंग का नाम होता है वैलेंस शेल, ठीक है। और उसके इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं लास्ट रिंग में उनको क्या बोलूँगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? वैलेंस शेल में क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लास्ट वाली रिंग के अंदर वाली रिंग, इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। नाम याद रखना, ये 2 नाम काम आएंगे अपने को बस। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ना। पेनल्टीमेट, ये बस नाम दिया है ना, और कुछ नहीं है। देखो शेल तो इसको भी बोल रहा हूँ, शेल ये भी है, शेल ये भी है, शेल ये भी है, तीनों ऑर्बिट भी है, शेल भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफाइड नाम दे दें कि सबसे बाहर वाली रिंग का नाम क्या होता है? वैलेंस शेल। उसके जो अंदर वाली रिंग होती है उसका नाम क्या होता है? पेनल्टीमेट शेल। उसके जो अंदर वाली रिंग होती है उसका नाम होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये 3 नाम याद रखना है बस, ठीक है। यहाँ पे तो चलो ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी एंटी पेनल्टीमेट, आउटर मोस्ट रिंग वैलेंस शेल, उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। अब मैंने क्या, अब हाँ, इन रिंग्स में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 18 18 32 32, ये पता है ना, ठीक है। फिर 2 8 8, फिर अगली में 18, फिर 18, फिर 32 32, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। मतलब इन रिंग्स में क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कभी सुना है रिंग में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन घूम रहे हो? हमेशा रिंग्स में इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे, ठीक है। अब
केमिस्ट्री में कोई भी आइटम ले लो, अगर कोई आइटम रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन करने का मतलब क्या, उसके इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिछा रखे हैं सारी रिंग्स में इलेक्ट्रॉन, तो अंदर वाले रिंग से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा, पहले बाहर वाली रिंग का यूज होगा। ये आता है समझ में? बाहर वाली रिंग के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, जब बाहर वाली रिंग के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर वाली मतलब पेनल्टीमेट के यूज होंगे, जब पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे यूज होते होते, तब एंटी पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे। डायरेक्टली तुम ये कभी नहीं कर सकते कि अंदर वाली रिंग से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल के यूज कर लिया, समझ गए, जब तक आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन खत्म ना होते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। फिर हाँ चलो, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या घूम रहे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे और उस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक ये मुझे मिला था न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनल कंक्लूजन मेरे को क्या मिला यहाँ से, इतना है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल, उसके अंदर पेनल्टीमेट शेल। अब यहाँ से स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा। स्क्रीनिंग वर्ड ही है ना, स्क्रीन, स्क्रीन मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम लोग इस बोर्ड से उधर उधर हो, ठीक है, अगर मैं बीच में स्क्रीन लगा दूँ, स्क्रीन मतलब कैसी भी हो सकती है, अब उसको तुम जैसे टीवी की स्क्रीन समझो, एक पर्दे को भी स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक दीवार खड़ा कर दूँ उसको भी स्क्रीन बोलूँगा। स्क्रीन मतलब बीच में बैरियर, ठीक है। तो बैरियर किस चीज़ का है यहाँ पे, अगर मैं पर्दा लगा दूँ तो पर्दा और बैरियर हो गया, दीवार खड़ी कर दूँ तो दीवार बैरियर हो गया, ठीक है। पर्दे से फिर भी मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत देख सकता हूँ, अगर मैं दीवार बना दूँ तो नहीं देख पाऊँगा ना, समझ गया। फिर अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लगा दूँ बहुत पतली, तो क्लियरली देख पाऊँगा, थोड़ा बहुत कहीं ब्लरी विजन हो तो हो, वरना ऑलमोस्ट क्लियर देख पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे बताना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट से जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन मतलब फिल्म, फिल्म मतलब हिंदी वाला फिल्म, वो मूवी वाला नहीं, फिल्म मतलब समझ गए, ठीक है, हाँ गुड। स्क्रीन को फिल्म भी बोलते हैं, फिल्म मतलब किसी भी चीज़ का कवर, वो, ठीक है। तो स्क्रीन मतलब फिल्म। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारी रिंग्स थी, मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट की 2 ली, वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी कुछ रिंग्स होगी, जितनी भी होगी मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, हर एलिमेंट की अलग अलग होगी, उनमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस जो है हमेशा प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं ना, बेटा बात मत करो यार, ठीक है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस पे क्या है, प्लस चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन पे देखो, रिएक्शन के लिए सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आउटर मोस्ट वाला, ठीक है। तो आउटर मोस्ट वाला कहाँ जा रहा है, रिएक्शन के लिए, ये खत्म हो जाएंगे इसके सारे तो ये जाएंगे, ये खत्म होंगे तो ये जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो रिएक्शन के लिए जब अपना आउटर मोस्ट रिंग का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस से खिंचा रहा होगा ना, देखो ये सारे तो खिंचा ही रहे होंगे, मतलब ये सब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। आउटर मोस्ट वाला भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट वाले के अंदर जो रिंग है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल भी तो मार रहा होगा। ये समझ में आता है कि फाइनली अगर मैं ये बनाऊं कि बाकी कुछ रिंग नहीं बनाई मैंने, एक ये है एक ये, अगर मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला इसको रिपेल भी तो कर रहा होगा ना, माइनस माइनस रिपेल कर रहा होगा। आया समझ में कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट रिंग का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, जितना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा उतनी कम चांस है उसके कि वो रिएक्शन में जाए। रिएक्शन में जाने के लिए इसका बॉन्ड लूज होना चाहिए ना, तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब वो बॉन्ड लूज कौन करवा रहा है, ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो बैरियर बन रहा है, बैरियर कौन बन रहे हैं, सारे ही बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पास में कौन है, ये उसके जस्ट अंदर वाली रिंग, क्योंकि देखो ये इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं कर रहा है, आ रहा है फोन में क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इसको इतना ज़्यादा रिपल नहीं कर पाएंगे, जो इसके सबसे पास में होगा मतलब उसके अंदर वाली रिंग पेनल्टीमेट शेल, तो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में स्क्रीन जैसा काम कर रहे हैं ना, समझे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी। ये आता है समझ में, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, चलो हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन को लास्ट सेकेंड रिंग मतलब पेनल्टीमेट शेल की जो रिंग है
वो कम कर रहे हैं उस अट्रैक्शन को। कैसे कम कर रहे हैं? आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके। इतना समझ में आया? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट्स इट। हुआ क्लियर? अब बस ये देखना है लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, रीजन विजन, ये सारी स्क्रीनिंग समझ में आ गया ना? इतना ही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, मेन ये समझने वाला है। तुमको नाम याद होने चाहिए, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, बस ये बेसिक चीज़। हाँ तो इतने ही है, और होंगे तो अपने को बुक में नाम नहीं दिए हैं। आउटर मोस्ट को वैलेंस बोलते हैं, लास्ट वाली को वैलेंस शेल, उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट शेल, उसके अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अगर होंगे भी तो वो इतना ज़्यादा आउटर मोस्ट को रिपेल नहीं मार रहे होंगे। मान लो आउटर मोस्ट यहाँ है, उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये फिर भी रिपेल कर रहा है, इसके चांस और कम हो जाएंगे रिपेल करने के। तो तुमको क्या लगता है इसके चांस होंगे? बहुत ही कम। आया ना समझ में? क्योंकि इसको तो ये दो अंदर और रिपेल मार रहे होंगे ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको अंदर धक्का दे रहे होंगे। तो आउटर मोस्ट को धक्का देने वाला कौन है? सबसे उसके पास वाला, वही है जो उसको बाहर फेंक सकता है या मतलब एटम से अलग कर सकता है। क्लियर हुआ है? पक्का? ये चीज़ें नोट डाउन कर लो, सिंपल सी चीज़ है, नाम से क्लियर है। स्क्रीन बन रही है, स्क्रीन बन रही है मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, और कौन नहीं होने देगा? आउट लास्ट सेकेंड रिंग के इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल न्यूक्लियस की एक पावर है, न्यूक्लियस पे अगर प्लस चार्ज है तो उसकी एक पावर है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो न्यूक्लियर की ओरिजिनल पावर को क्या बोलता हूं मैं? Z। न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। फिर स्क्रीन देखो, ये न्यूक्लियर पावर है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, लास्ट वाले को, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? स्क्रीन आ रही है ना, उसके अंदर वाली लेयर आ रही है ना पूरी, और ये 3D में है, बताया था, 2D में नहीं है। जैसे अगर न्यूक्लियस है तो एक ऐसे घूम रहा होगा, एक ऐसे, तो सारी चीज़ें 3D में चल रही है, ठीक है। तो अंदर वाली जो रिंग है जैसे भी वो घूम रही होगी, ठीक है, वो बीच में बैरियर बन रही है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो वो बैरियर को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। या है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? जो बैरियर बन रहा है बीच में, स्क्रीनिंग ही हो रही है ना इस। अरे यार शक्लें ऐसी बना रहे हो तुम लोग, ये लेयर ही तो स्क्रीनिंग कर रही है, ठीक है। तो ये जब स्क्रीनिंग कर रही है तो कुछ अमाउंट से कर रही होगी ना, मैं बोल सकता हूँ ना कितना स्क्रीनिंग कर रही है, कम स्क्रीनिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कुछ नंबर दूंगा ना उनको, 1 2 3 कुछ तो दे सकता हूँ, या 0 पॉइंट कुछ, तो जो नंबर दे रहा हूँ उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हर एटम का अलग होगा, हाइड्रोजन है तो उसमें तो एक ही रिंग है, तो एक ही रिंग है तो उसमें स्क्रीनिंग हो गई नहीं, अंदर कोई रिंग ही नहीं है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, कोई इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाला है ही नहीं। फिर जब हीलियम का आ जाएगा तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन रिंग एक ही है, तो अंदर कोई रिंग नहीं है जो ये करे। सेकेंड पीरियड में आता हूँ तो सेकेंड पीरियड में 2 रिंग होती है, तो उसमें फिर स्क्रीनिंग लगना शुरू हो जाएगा। थर्ड पीरियड मतलब आगे फिर सारे पीरियड्स में स्क्रीनिंग लगेगा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिंग्स है। हाइड्रोजन में कोई रिंग नहीं है, एक ही तो रिंग है, एक न्यूक्लियस एक रिंग, हीलियम में भी एक न्यूक्लियस एक रिंग है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इतना आया, ठीक है। तो ये जो ये स्क्रीनिंग हो रहा है ना, अब ये यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, ये आ रहा है फोन में, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कि स्क्रीनिंग कितनी हो रही है। नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब मान लो न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 50 की पावर से खींच रहा था, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 50 की पावर से खींचने का दम रखता है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन आके उसको थोड़ा ऊपर धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आगे ना समझ में? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खींचा रहा था लेकिन ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन उसको ऊपर धक्का दे रहा है। तो मान लो अगर ये 50 से खींच रहा था और ये इसको 10 से भी रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस तो 40 से ही खींच पा रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड न्यूक्लियस के लिए बोलते हैं, इफेक्टिव मतलब फाइनल वाला, या उसको ZEF ऐसा लिखते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला नहीं है, समझने वाली चीज़ है कि ओवरऑल न्यूक्लियस कितने से खींच रहा होगा,
उसकी जो भी ओरिजिनल पावर होगी उसमें से माइनस कर दूंगा जितने से रिपेल हो रहा होगा। तो वो चीज़ ये है। तो फॉर्मूला नहीं है कि z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा, रटना मत। समझ में आया ना क्या है? ठीक है। अब चलो z इफेक्टिव तो फिर भी तुम लोग पता रहता है, z पता रहता है, सारी चीज़। z क्या होता है? न्यूक्लियर पावर, मतलब न्यूक्लियर का नंबर जो भी उसका। ठीक है। सिग्मा पता करना है, तो सिग्मा पता करने के लिए एक रूल होता है, स्लेटर्स रूल। क्या बोलते हैं? ये कोई पूछेगा नहीं और आया भी नहीं PYQ में कभी, लेकिन बुक में दिया है तो पढ़ लेते हैं बस। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आएंगे शायद, तुमको ना आते हैं, कभी नहीं पूछता कोई। ठीक है, बस बुक में दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। स्लेटर्स रूल क्या निकालता है? सिग्मा, सिग्मा की क्या वैल्यू है। अगर मुझे किसी एटम के लिए z इफेक्टिव निकालना है तो z तो मेरे को पता रहता है, न्यूक्लियर का नंबर क्या है, आयरन का कितना है 26। ठीक है, समझ में आता है ना ऐसा कि कैल्शियम का कितना है 20। तो जो उनके नंबर है वो उसके न्यूक्लियर नंबर होगा, या z यही होता है ना। सिग्मा कैसे निकालूंगा? स्लेटर रूल से। ठीक है, तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक्स अबाउट केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी में जितना बेसिक्स लगता है ऑलमोस्ट पढ़ चुके अपन सारा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में बस एक चीज मिस हो गई थी कल, वो ध्यान रखो। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बताता हूँ जो कल छूट रहा था, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो फॉस्फोरस कहाँ आता है? थर्ड पीरियड में आता है, नाइट्रोजन के नीचे। ठीक है, बैकनॉफ्नी लिखते हैं और नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस। तो पहला पीरियड ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? S से शुरू होता है ना। तो थर्ड S से शुरू होता है और 3s के 2 भरूंगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ही P पे आता हूँ। P भी थर्ड वाले ही पीरियड का है। 3 में P पे थर्ड है ना, 1 2 3 तीसरी लाइन में आ रहा है, तो 3। लेकिन इसके आगे के कहाँ गए? 2 में पहले 2 पूरा भरेगा, 1 पूरा भरेगा, तब जाके आता है ना। तो हमेशा क्या करते हैं वो लोग, जो भी मैंने एलिमेंट दिया है उस पीरियड के ऊपर वाले पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो नोबल गैस रहती है, यहाँ कौन सी आएगी? नियॉन। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, आगे नियॉन लिख देता हूँ। ये नियॉन लिख दिया, मतलब क्या इसका कि नियॉन तक का क्लासिफिकेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एनी लिख दिया मतलब नियॉन कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आया समझ में सबको? किसको डाउट नहीं आया? ठीक है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिस भी पीरियड से लिख रहे हैं उसके ऊपर वाली लाइन का आखिरी नोबल गैस आगे लिख दोगे। अगर मैं ये नहीं लिखता तो मेरे को पता है कैसे लिखना पड़ता है। पहले पहली लाइन से स्टार्ट होता, 1s2 कंप्लीट करना पड़ता, फिर सेकंड लाइन में 2s2 कंप्लीट करता, फिर 2p के 6 कंप्लीट करता, फिर 3s2 कंप्लीट करता और 3p3 लिखता। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने से बेटर है जो जिस पीरियड का है उतना तो लिखना ही है कंपलसरी। ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आएगा? पीछे वाला यहाँ, तो वो डायरेक्टली लिख देते हैं अपन नियॉन। तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में आगे ऐसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो समझ जाना ऊपर वाली लाइन तक का कंप्लीट हो गया। अब अगली लाइन से उसने यहाँ लिखा है। क्लियर है? ये छूटा था कल बस एक, है ना। ये नोट कर लो, एक एग्जाम्पल। ठीक है, कि जिस भी, हाँ चलो ये एक लाइन लिख लो। ठीक है, जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लिखना हो, उसके ऊपर वाले पीरियड का नोबल गैस स्टार्टिंग में लिख दो। ठीक है, और ये एग्जांपल लिख लो। चलो आज का टॉपिक पढ़ाता हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये अच्छे से समझेंगे। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। वर्ड पे चले जाओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। चलो इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों और मेरे बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ढाल होती है ना, ढाल को इंग्लिश में शील्ड बोलते हैं। मैंने एक बहुत बड़ी सी अच्छी ढाल यहाँ रख ली। अब वो ढाल जितनी ज्यादा पतली होगी
उतनी ही वो ढाल जल्दी टूट जाएगी। मतलब तुम अगर उधर से कुछ भी अटैक कर रहे हो तो मुझे लगेगी, लेकिन अगर वो ढाल बहुत ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है, तो बच जाऊंगा मैं। तो शील्ड प्रोटेक्शन का काम कर रही है ना बीच में, आया समझ में। तो मान लो अगर उधर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ न्यूक्लियस है, तो प्लस माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये आता है समझ में। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर बीच में बहुत ज़्यादा मोटी शील्ड आ गई तो वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये शील्ड बहुत पतली रही तो अट्रैक्शन होगा। ये समझ में आया। तो वर्ड समझ में आया, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। और ये शील्ड जो बना रहा हूँ, ये जो शील्ड बनाई ना मैंने बीच में तुम्हारे और मेरे बीच में, ये शील्ड स्क्रीन भी बोल सकता हूँ ना इसको मैं। या तो मैं इंग्लिश में इसको शील्ड बोलूँ कि ढाल है, हिंदी में बोलूँगा ढाल, इंग्लिश में बोलूँगा शील्ड, या फिर इस शील्ड को स्क्रीन बोल दूँ ना। तुम्हारे और मेरे बीच में ये स्क्रीन आ रही है जो ढाल है, क्लियर हो गया, बड़ी सी, ठीक है। अब ये स्क्रीन जितनी मोटी होगी उतना ही तुम लोग उधर से अटैक नहीं कर पाओगे, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन और में पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस ये रीजन था यहाँ पे। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। शील्डिंग मतलब गुड, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है, टेंशन मत लो। स्क्रीनिंग भी समझ गए। स्क्रीनिंग मतलब ढाल या स्क्रीन, दो चीज के बीच में स्क्रीन आ रही है। मान लो इधर अगर कोई ए है, इधर बी है, तो बीच में स्क्रीन आ रही है, ये क्या है, स्क्रीन, या फिर इसी को ढाल बोलो। क्लियर हो गया। तो वर्ड क्यों आया स्क्रीनिंग या शील्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक ढाल आ रही है। अब वो क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। चलो पहले चीज़ें समझते हैं, फिर बाद में लिखने का काम, छपाई वाला काम बाद में करेंगे। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, रिंग्स होगी, पहली रिंग, मतलब पहली तो नहीं, मैंने कोई सी भी रैंडमली बना दी, ये दूसरी रिंग, और चलो इसको बना लेते हैं, ये बीच वाली रिंग थी, ठीक है। काफ़ी है रिंग्स तो। चलो अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा प्लस और माइनस अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इतना अपने को पता है। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, समझ में आई चीज, ठीक है। और ये 3D में इमेजिन करके देख लेना, अगर ये न्यूक्लियस है तो शील्ड मतलब पूरे पे है ना, वो तो पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, तो इसमें हो सकता है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक हो सकता है यहाँ हो, एक हो सकता है यहाँ हो। तो न्यूक्लियस इसको भी यहाँ से खींच रहा है, इसको यहाँ से खींच रहा है, इसको यहाँ से खींच रहा है। आउटर मोस्ट रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वाली जो रिंग है, उसके अंदर भी तो एक और रिंग है ना, एक ये फिर बाहर, तो अंदर वाली जो रिंग है इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो अंदर वाली रिंग का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बाहर वाली रिंग का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो न्यूक्लियस बाहर वाले को खींच रहा है, आ रहा है समझ में, पक्का। लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। देखो मान लो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसको धक्का दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन। ये वाला क्या हो रहा है, ब्लैक वाला जो बनाया न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन, ठीक है। और भी मैं बना देता हूं, मान लो अगर इसी रिंग में कुछ और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो भी आपस में इसको धक्का दे रहे होंगे ना, ये भी धक्का दे रहा होगा। और अंदर अगर यहां कोई होगा तो ये वाला भी इसको रिपल्शन कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो शील्डिंग के लिए बेस्ट डिफाइन होता है ना, वो होता है अंदर वाली रिंग का, ठीक है। अच्छा इसके लिए पहले एक चीज छोटा, सॉरी समझो, ये प्लस चार्ज है, 3 रिंग बनाई है मैंने। आउटर मोस्ट रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। उसके जो अंदर वाले रिंग होते हैं उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। उसके जो अंदर वाली रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। इतना समझ में आया। तो वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट के, इतना आता है क्लियर। उसके अंदर पेनल्टीमेट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एंटी पेनल्टीमेट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतना क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। अब न्यूक्लियस का जो प्लस चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपल्शन कर रहे होंगे, इतना है समझ में। तो आउटर मोस्ट रिंग का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खींचा रहा है,
कुछ न्यूक्लियर पावर से, लेकिन उसके अंदर वाली जो रिंग है वो इसको धक्का दे रही है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 50 की पावर से खिंचा रहा था, लेकिन ये इसको धक्का 10 की पावर से दे रहा है, तो नेट कितने से ये खींच पा रहा है? 40। इतना आता है सबको? ठीक है। हाँ, फिर ये जो लिखा है ना सेम रिंग वाले, सेम रिंग में रिपल्शन हो रहा है, ये बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो उसको नेग्लिजिबल ले लो या बहुत ही कम बोलते हैं। और इसके बाहर हाँ सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं करते हैं। उसके अंदर वाली रिंग इसको धक्का देगी, उसके अंदर वाले भी दे सकते हैं। तो अपना जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, वो शील्ड मेन ये वाली बनती है, अंदर वाली, जस्ट उसके अंदर वाली, कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में कौन सी शील्ड आती है? उसके इनर रिंग वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज, ये आउटर मोस्ट में, तो ये शील्ड बनाएगा। ये शील्ड जितनी ज्यादा मोटी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये प्लस है, तो ये खींच रहा है, लेकिन ये शील्ड जितनी ज्यादा मोटी हो जाएगी तो नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कोई भी आसानी से ले जा सकता है। इतना क्लियर है सबको? पीछे वालों दोनों तीनों? ठीक है, चलो अब इसमें क्या चीज बची? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट में। अच्छा हाँ, ये एंटी पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ही कम। सबसे ज्यादा मेन अपन मानते हैं पेनल्टीमेट वाले का। ठीक है, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ज्यादा रिपल्शन मारते हैं। अगर अपन इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने जाए तो इनर रिंग के इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब इनर रिंग में पेनल्टीमेट भी आ जाती है, एंटी पेनल्टीमेट भी आता है। ठीक है, लेकिन जो समझाया जाता है वो मेन ये है। तो अब मुझे इसमें बताओ, न्यूक्लियर पावर जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या? हायर एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 56 है, तो उसके न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? 56। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी पे उतना ज्यादा शेडिंग होगा, उतना ज्यादा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना कम खींच पाएगा। तो अब तुमको एक चीज याद रखनी है स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कितनी थी? Z से लिखते हैं। कहीं से लिखते हैं? Z क्या है? क्या हो गया? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर मतलब उसका एटॉमिक नंबर हो गया ना, ये आता है। न्यूक्लियर पावर मतलब एटॉमिक नंबर। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है ना, मतलब उसकी न्यूक्लियर पावर 20 हुई। ठीक है, अब मान लो 20 इसका है, ये 20 से खींच रहा है, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो कर रहे होंगे, तो वो रिपल्शन मेरे को माइनस करना पड़ेगा ना। मैंने बोला था ना, अगर इसमें 50 की पावर है और ये 10 से धक्का दे रहा है बाहर, तो नेट 40 बचा, तो कोई चीज तो मेरे को माइनस करनी पड़ेगी। तो वो क्या है? स्क्रीनिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कि मेन न्यूक्लियर पावर में से ये इलेक्ट्रॉन जितने से धक्का दे रहा है वो मैंने माइनस कर दिया, तो फाइनल मेरे पास क्या बच गया? कितने से ये खींच सकता है उसको। ये क्या होता है? Z इफेक्टिव बोलते हैं इसको, ये याद रखना है। Z इफेक्टिव क्या होगा? Z इफेक्टिव का मतलब क्या है? फाइनल न्यूक्लियर पावर कितनी है जिससे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है, स्क्रीन को माइनस करते हुए। ओरिजिनल में से स्क्रीन माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ना न्यूक्लियस कितने से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। कोई डाउट? चलो ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब Z इफेक्टिव समझना है अपने को। ठीक है, Z इफेक्टिव का क्या होता है? क्योंकि देखो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा मैं इलेक्ट्रॉन को खींच पाऊंगा। ठीक है, और जितना कम Z इफेक्टिव उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से कहीं निकल जाएगा। अब Z इफेक्टिव किस चीज पे डिपेंड करेगा? स्क्रीनिंग पे करेगा ना, या फिर स्क्रीनिंग Z इफेक्टिव पे करेगा? इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ भी बोलो, ये आ रहा है। ठीक है, ये लिखो जल्दी फटाफट, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। outermost electron gets attracted by nucleus, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बट द इनर रिंग या इनर शेल इलेक्ट्रॉन
repulses the outer electron। और स्क्रीनिंग में स्लेटर्स रूल इतना ज़्यादा अपने को आता ही नहीं, वो आईआईटी का है। अपने इसमें कहीं ना तो क्वेश्चन दिए हैं ना थ्योरी दी है, ठीक है। तो जितना काम का होगा उतना ही बताऊंगा मैं, फालतू का नहीं लिखवा रहा हूँ। चलो बाकी सारे स्क्रीनिंग अपन ने समझ लिया एक बार। स्क्रीनिंग क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी नेट पावर से खिंचा रहा है, सारे रिपल्शन को माइनस करते हुए कितनी पावर से खिंचा रहा है, वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट लिखा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, होना चाहिए, लेकिन इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो कुछ फाइनल नेट ही बचेगा जिससे वो खींच रहा है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। अब Z इफेक्टिव वाला पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, कि जो Z इफेक्टिव है कि ओवरऑल न्यूक्लियर पावर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट मैंने लिखा है ना कि स्क्रीन कितनी मोटी होगी, कितनी किस पावर से खींचेगा, किस पावर से रिपल्शन कर पाएगा, ये एक फॉर्मूला होता है स्लेटर, उससे निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? स्लेटर्स रूल, ठीक है। ये अपना पार्ट नहीं है, जेई वालों का है। पहली चीज, अपने इसमें कहीं क्वेश्चंस नहीं दिए हैं बुक में इसके, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे फिर इसकी सिग्मा की वैल्यू निकलती है, लेकिन वो वैल्यू अपने को काम की नहीं है। बस जो उसमें से काम का है, कभी थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछता है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्लेटर्स रूल कैसे निकालोगे, ये दो डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्लस लिखा है, बेटा तुम भी इधर अगर देखना हो देख लो ना, बाय चॉइस, ठीक है। तो देखो Z ओवरऑल न्यूक्लियर पावर थी, उसमें से जो रिपल्शन वाला जितना भी रिपल्शन हो, अब उसको खुद के शेल का हो, इनर शेल का हो, पेनल्टीमेट का हो, एंटी पेनल्टीमेट का हो, सारा माइनस कर दिया है मैंने, ठीक है। तो फाइनली ये नेट न्यूक्लियर पावर बची, ठीक है। अब ये निकालना है ना मेरे को, Z तो मेरे को पता लग जाएगा। मैंने जैसे बोला फॉर एग्जांपल आयरन, तो आयरन का Z मेरे को पता है ना, आयरन का नंबर कितना है, कितना होता है 26, तो उसके लिए आयरन के लिए Z क्या हो जाएगा 26। अब सिग्मा ही मुझे निकालना होता है कि सिग्मा कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो अपने को याद नहीं करना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, बस उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इनके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन। जब वो क्वेश्चन देगा ना तो वो तुमको स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी रिंग का इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालना है, पहली चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ा कि फाइंड द सिग्मा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितनी स्क्रीनिंग लग रही है ये बताओ। इस पे स्क्रीनिंग ये लगा रहा है, इस पे स्क्रीनिंग ये लगा रहा है, इस पे स्क्रीनिंग ये लगा रहा होगा, ठीक है। तो जो डेफिनेशन में अपन ये देते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले शेल स्क्रीनिंग लगा रहे हैं, ये पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो कोई से भी इलेक्ट्रॉन का पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये इलेक्ट्रॉन बोला कि इसका सिग्मा फाइंड करो, तो क्या ये इस पे स्क्रीनिंग लगाएगा क्या? नहीं। देखो स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इस अट्रैक्शन को रोकना बीच में स्क्रीन बन के। तो अगर वो बाहर बन रहा है, मान लो नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, स्क्रीन यहाँ बन रही है, क्या काम किया फिर स्क्रीन, समझ में? तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ये वाला, ये तो है खिंचा रहा है ना, इसके बीच में स्क्रीन अंदर वाले ही बना सकते हैं, बाहर वाला स्क्रीन कैसे बनाएगा, समझ में? तो जिस भी इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पूछी जाए उसके बाहर की शेल्स की स्क्रीनिंग 0 होती है, ये समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, पहला पॉइंट क्या आएगा, जिस भी इलेक्ट्रॉन की या शेल की, सब शेल की, ठीक है, स्क्रीनिंग पूछी जाए उसके बाहर वाली रिंग की वजह से 0 स्क्रीनिंग होगी। ये समझ में आया पहला पॉइंट, कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीनिंग कितनी होगी, 0। इतना है समझ में सब लोगों को? ठीक है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से 0 स्क्रीनिंग होगी ना। स्क्रीनिंग का मतलब न्यूक्लियस
और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में दिक्कत देना, तो वो तो बाहर ही जा रहा है ना। ये क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, अगला पॉइंट। अब ये वाला डन, इसकी सिग्मा कितना होगा 0, अगर मैं इसको क्वेश्चन ले रहा हूं तो। ठीक है, अब इसमें और भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना इस वाले रिंग में, एक तो होता नहीं है, और भी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे जितने भी होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका रिपल्शन भी कुछ हो रहा होगा। देखो, खुद इलेक्ट्रॉन खुद पे रिपल्शन नहीं मार रहा है, समझ गए ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो मैं खुद में रिपल्शन कैसे मारूंगा? कोई सामने वाला मेरे को धक्का दे सकता है ना, रिपेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें से एक तो मैंने क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो उसको धक्का देने वाले बाकी कितने, 7 है, या है समझ में? तो बचे हुए 7 इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सकते हैं ना। तो खुद की रिंग के इलेक्ट्रॉन कुछ लगाते हैं स्क्रीनिंग, कितनी लगाते हैं? बहुत कम, 0.05। हाँ, तो खुद सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा मैं? खुद की रिंग या फिर शेल के इलेक्ट्रॉन कितनी स्क्रीनिंग लगाएंगे? स्क्रीनिंग ऐसे लिख देता हूं, कितनी स्क्रीनिंग लगाते? 0.35, ये वैल्यू होती है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे पूछो तो कितनी होगी? 0.35। इसकी वजह से पूछो तो कितनी होगी? 0.35। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि इस रिंग का, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, जिसमें से एक पे मैंने पूछा, तो बचे हुए स्क्रीनिंग कितने लगा रहे होंगे? 7। तो 7 इंटू 0.35, एक इलेक्ट्रॉन 0.35 की लगा रहा है ना। आया समझ में? तो इस रिंग की वजह से तो 0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, एक, मान लो जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 18 है, तो 18 इंटू 0 है ना, 0, इसका सिग्मा क्या आएगा? 18 इंटू 0 0, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो, क्योंकि उसका सिग्मा 0 ही होता है, वो लगाते नहीं इस पे स्क्रीनिंग। फिर इसकी खुद की रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं इसको, मान लो 8 होते हैं, तो एक तो खुद हो गया, बच्चे हुए 7, हर इलेक्ट्रॉन 0.35 के लगाता है धक्का, तो 7 इंटू 0.35 आया। फिर उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट, जो भी तुम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में नाम दोगे, इसके अंदर वाले भी इस पे स्क्रीनिंग लगाते हैं। वो कितने लगाते हैं? 0.85 अंदर वाले रिंग के। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? कहाँ लिखें, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो खुद की रिंग के, देखो इसको ऐसे, ये n लूंगा, इसको n+1 ले लूं। अगर मैं इसको n रिंग बोल रहा हूं, ठीक है, तो n रिंग मतलब खुद की रिंग के 0.35, n+1 के 0, हाँ, n+1 मतलब उससे एक ऊपर रिंग, तो वो 0 हो गया। अब n-1 मतलब उसके अंदर वाली रिंग, ठीक है, तो ये n-1 वाली रिंग होगी ना, और ये n-2 वाली रिंग होगी, ये n+1 वाली रिंग होगी। मतलब जिसको भी मैं जो भी ले लूं, अगर मैं बाहर वाली को n लूंगा तो ये n-1, n-2, n-3, जैसे जैसे रिंग कम करते जा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने तुमको बोला है फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन पे पता करो कि स्क्रीनिंग कितनी लग रही है, तो इसके बाहर वाले तो कभी स्क्रीनिंग लगा ही नहीं पाएंगे, उनके तो 0 हो गए, हटा दो। खुद की रिंग वालों की वजह से लगती है 0.35 एक इलेक्ट्रॉन की, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लो, उसके अलावा, उस पर्टिकुलर के अलावा सारे नहीं काउंट करने हैं। अगर 7 थे तो एक तो मैंने क्वेश्चन में सिलेक्ट किया ना, इस पे कितने लग रही है, तो बाकी 6 लगा रहे होंगे, तो 6 इंटू 0.35 करोगे, आया हुआ। फिर उसके अंदर वाली रिंग के कितने लगाते हैं? 0.85 n-1 के, तो n-1 के इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, मान लो 8 है, तो 8 के 8 ही लगा सकते हैं ना फिर तो। ठीक है, तो 8 इंटू 0.85। फिर उसके अंदर की रिंग के कितने लगाते हैं? 1, उसकी स्क्रीनिंग कितनी होती है? 1, ये तो हाँ, n-1 रिंग की स्क्रीनिंग कितनी होगी? 0.85, और n-2 वाली रिंग की स्क्रीनिंग कितनी होगी? 1 है ना, 1 होती है। ये इसका सिग्मा है और ये भी इसका सिग्मा है। आया समझ में क्या बोला मैंने? क्लियर हुआ है सभी लोगों को? पक्का? ठीक है, चलो मैं इधर पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। ये वाला है फॉर एग्जांपल,
ठीक है। या फिर एक एग्जांपल मैं यहीं ले लेता हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस का प्लस है, पहली रिंग पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी रिंग पे मान लो कुछ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबसे अंदर वाली रिंग का जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे स्क्रीनिंग कितनी लग रही है। तो इसके बाहर वाली रिंग के भले कितने भी इलेक्ट्रॉन उनकी लगेगी नहीं, तो बाहर वाली रिंग की तो 0 हो गई। और यही सबसे अंदर वाली रिंग है, तो खुद में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है उस, हाँ ये जो एक ही बचा, अब इस पे ये एक ही धक्का लगा सकता है ना इलेक्ट्रॉन, तो खुद की रिंग के लिए 0.35 लगती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 0.35, तो इसका सिग्मा कितना आ जाएगा 0.35। कैलकुलेट कभी नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं आएगा, बस मैं बता रहा हूं कि जिस भी रिंग का पूछा जाए उसके बाहर वाली रिंग का कभी भी स्क्रीनिंग अंदर नहीं लगता, अंदर वाली सारी रिंग का लग सकता है, लेकिन खुद की रिंग के इलेक्ट्रॉन भी तो उसको धक्का दे रहे होंगे ना, इधर खिसक, समझ गए। तो वो भी लगाते हैं कितना, सबसे कम 0.35, उसके बाद और ज्यादा अंदर वाले लगाते हैं 0.85, उसके बाद और अंदर के जितने भी हैं सब 1 लगाते हैं, फिर कितने भी रिंग्स हो फिर अंदर। हुआ क्लियर? ये कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा इसकी, हाँ मतलब बाकी फिर अंदर क्वेश्चन नहीं आता बेटा, कहीं बुक में दिया भी नहीं है ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे या तो IIT में जेईई उनका काम है, अपना काम नहीं है ये, और उनमें भी देख लेना कभी क्वेश्चन मिले, तो मुझे तो कहीं नहीं मिला क्वेश्चन, ठीक है। तो फालतू की चीजें बहुत ज्यादा भरने से तो बेटर है कॉपी में कंटेंट उतना ही रखो जो काम का है, समझ गए ना। अब इसके फालतू के मैं पॉइंट लिखाऊं फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं कि सारे इलेक्ट्रॉन का कितना जाएगा इंटू मल्टीप्लाई करता रहूं, आया समझ में, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। मेरा काम था बस ये सिग्मा होता क्या है समझाना, बता दिया मैंने। स्क्रीनिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फील होना, ठीक है। अब वो बाहर वाले से कभी भी रिपल्शन फील नहीं होगा, खुद की रिंग से हो सकता है, अंदर की भी रिंग से हो सकता है, उसके अंदर की रिंग से भी हो सकता है। और ये रिपल्शन फील किस चीज में दिक्कत दे रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में दिक्कत दे रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा ना मेरे को, वही माइनस कर रहा हूं मैं, तो Z इफेक्टिव आएगा फाइनली मेरा। तो अपने को समझना क्या है, Z इफेक्टिव। अब आया समझ में पक्का? तो ये पॉइंट्स नोट कर लो, देखो ये लिखोगे पहले, ये बना लोगे n, n-1, n+1, n-2, ठीक है। फिर लिखोगे n+1 का कुछ भी नहीं लगता, n का लगता है 0.35, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी वही लिखना। n-1 का लगता है वो, और n-2 का लगता है ये 4 पॉइंट लिख लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तुम लोगों को भी आया बेटा ये स्लेटर रूल, इतना ही था, कैलकुलेशन नहीं आती अपने को, और करनी भी है तो समझ गए ना, बाहर वाली रिंग के तो 0 हो जाएंगे, खुद के रिंग के जितने भी इलेक्ट्रॉन हो इंटू 0.35 कर देना, अंदर वाली रिंग के जितने भी हो इंटू 0.85 कर देना, उसके अंदर वाली रिंग के जितने भी हो इंटू 1 कर देना, और इन सबको जोड़ लेना, तो जो भी जोड़ के सिग्मा आएगा वो फाइनल सिग्मा है तुम्हारा। हाँ उसको Z से माइनस करोगे तो Z इफेक्टिव, कोई नहीं पूछता Z इफेक्टिव ऐसे कैलकुलेट करना, कहीं नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है। ठीक है, अब Z इफेक्टिव समझते हैं। Z इफेक्टिव क्या होता है? अच्छा तुम लोग खुद से सोच के बताओ मुझे, Z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट में क्या होगा और टॉप से बॉटम में क्या होगा और क्यों होगा, ठीक है। खुद से सोचो, दिमाग लगाओ, गलत जाएगा चलेगा बट दिमाग लगाओ। चलो इधर देखो बाकी लोग, ठीक है, Z इफेक्टिव पढ़ रहे हैं। Z इफेक्टिव, इसको शॉर्ट में ZEF बोलूंगा, ठीक है। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है? फाइनल कितनी न्यूक्लियर पावर से वो खिंचा रहा है, सारे रिपल्शन को माइनस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितनी न्यूक्लियर पावर से खिंचा रहा है, ये लिखवा ना इसको, सारे रिपल्शन माइनस करने के बाद कितनी नेट पावर से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खिंचा रहा है, ये समझ में आया? सारा नेट माइनस कर दिया, फाइनली कितने से खिंचा रहा है, ये होता है Z इफेक्टिव। इसमें कोई डाउट Z इफेक्टिव समझने में? अब ये पूछ रहा हूं मैं लेफ्ट से राइट में कैसे जाएगा। देखो लेफ्ट से राइट में फॉर एग्जांपल मैंने बोला थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड मतलब 3 रिंग होगी ना सभी में, न्यूक्लियस के पास पहली रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग, सभी में 3-3 रिंग होगी न्यूक्लियस के पास, मतलब रिंग फिक्स हो गई। थर्ड पीरियड बोल दिया मतलब क्या होगा,
3 रिंग, मतलब क्या हुआ, रिंग फिक्स कर दी। अब उसी रिंग में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे नए नए, उसी रिंग में पहला इलेक्ट्रॉन पहले ग्रुप में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 आ जाएंगे, खत्म हुआ। फिर अगली रिंग में आएंगे नीचे वाले में, फिर वो बढ़ेंगे। आया समझ में? ठीक है। तो जब रिंग सेम है, उसी रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नए नए, तो रिंग का डिस्टेंस भी तो सेम ही रहता है ना न्यूक्लियस से, एक कंपेयर करोगे तो। लेकिन इधर से इधर जाने पे न्यूक्लियर पावर भी बढ़ती है। ठीक है, मान लो जो पहला पीरियड में पहला अल्कली मेटल है, उसके पास 1 न्यूक्लियर पावर, ऐसा मैं मान रहा हूँ, जहां से भी स्टार्ट हो रही होगी, उसके अगले वाले में 2, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, उसके अगले वाले में 3, उसके अगले वाले में 4, उसके अगले वाले में 5, फिर 6 और फिर 7 प्लस, ठीक है, और 8 प्लस आखिरी वाले में। ये समझ में आया सब लोगों को कि न्यूक्लियर पावर एक एक से बढ़ रही है, रिंग भी फिक्स है, जितनी भी है जो भी है रिंग फिक्स है ना, कि रिंग भी मैंने फिक्स कर दी है। उसी रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, समझ गए, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। रिंग फिक्स है, इलेक्ट्रॉन एक एक आ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं क्या ज्यादा? न्यूक्लियर पावर अगर बढ़ते जा रही है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ज्यादा। आया समझ में? तो साइज छोटा होते जाएगा उधर से उधर। और न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना ही तो जेड इफेक्टिव होता है। ओवरऑल जेड देखो, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? अंदर की रिंग पे। अगर मान लो सब में 3 रिंग है तो अंदर 2 ही रिंग होगी, तो सिग्मा फिक्स हुआ, उस रिंग के इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ते जाएंगे तो उनका तो इतना ज्यादा वेट लगता भी नहीं है, तो हटा दो अभी। लेकिन अंदर की रिंग 2 फिक्स हो गई ना सबके लिए, तो सिग्मा फिक्स हो गया। जेड बढ़ते जा रहा है, बस इधर से इधर जाने पे देखो, जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जेड इफेक्टिव भी होगा। आ रहा है समझ में बेटा? आ रहा है तुझे? ठीक, तो इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना। देखो ना तुम, न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है ना। हाँ देख, जब स्क्रीनिंग देखते हैं ना हमेशा, तो ये मान लो मैंने 2-3 रिंग बना दी, ठीक है, 2 और ये 3 रिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से खिंचा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में जो रिपल्शन करता है वो अंदर इनर शेल का इलेक्ट्रॉन करता है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, खुद की रिंग के इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं करेंगे, बहुत ही कम। ठीक है, तो इसके जो वो इलेक्ट्रॉन तो इसमें बढ़ रहे हैं ना, तो ये इतना रिपल्शन नहीं करते हैं, इनर वाले सबसे ज्यादा रिपल्शन करते हैं। तो ये वाला काउंट होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्शन। तो ये अंदर की रिंग तो सबके लिए फिक्स हो गई ना। अगर मैंने 3rd पीरियड बोला है तो बाहर वाली तीसरी रिंग, अंदर 2 ही रिंग होगी, तो 2 रिंग तो सबके लिए है ना अंदर। तो जब सबके लिए अंदर 2 रिंग है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुए अंदर। आया? तो उधर से उधर जाने पे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। फाइनली सबको क्लियर हुआ इतना? अब टॉप से बॉटम देखता हूँ जेड इफेक्टिव का। नींद आ रही है क्या? आ तो रही है। चलो, पहला जो पीरियड है, पहले पीरियड में न्यूक्लियस पे 1 ही रिंग, दूसरे पीरियड में 2 रिंग, 1 2 3 रिंग, 4 5 6 ऐसे इंक्रीज करते जाऊंगा। ठीक है, 4 रिंग, 5 रिंग, 6 और 7 रिंग। क्लियर है? तो ऊपर से नीचे आने पे रिंग्स भी बढ़ रही है और न्यूक्लियर पावर भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियर पावर कितने से बढ़ता है? 2 8 8 18 18 32 से, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले पीरियड में, फिर ये तीसरा आता है, तो 2 से इसमें बढ़ा न्यूक्लियर पावर, फिर 8 से बढ़ता है इसमें, फिर 8 से बढ़ता है इसमें, फिर 18 18 और 32, और आखिरी का तो 32 को खुद ही होते हैं। आए समझ में बाकी लोगों को? तो न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, रिंग भी बढ़ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो न्यूक्लियस है, उसकी कुछ पावर है, अभी कम है, पहली रिंग ही है, इलेक्ट्रॉन है, खींचा रहा होगा। अब अगले पीरियड में एक और रिंग आ गई, उसमें आए इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियर पावर भी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन को मैंने और दूर कर दिया, न्यूक्लियर पावर भी बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉन को और दूर कर दिया, न्यूक्लियर पावर भी बढ़ा दी। और दूर कर दिया, न्यूक्लियर पावर और बढ़ा दी। तो बात तो वहीं आ रही है ना।
डिस्टेंस भी बढ़ा रहा हूँ, इसकी पावर भी बढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उतने से ही खिंचा रहा होगा ना जितने से पहले खिंचा रहा था। पास में था तो न्यूक्लियर पावर भी कम थी, लेकिन डिस्टेंस कम है तो खिंचा रहा होगा। जैसे जैसे दूर करते जा रहा हूँ इसकी पावर भी बढ़ा रहा हूँ, तो बात तो वहीं आ रही ना। आया समझ में चीज? तो जब रिंग बढ़ रही है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है और न्यूक्लियर पावर भी बढ़ रही है, तो जेड इफेक्टिव फाइनली कुछ खास बढ़ नहीं रहा ना अलग से। तो ऊपर से नीचे आने पे जेड इफेक्टिव का क्या होता है, देखो ऊपर से नीचे आने पे रिंग इंक्रीजेस, रिंग या शेल इंक्रीज, ठीक है। न्यूक्लियर पावर भी इंक्रीज। तो जब दोनों ही चीज बढ़ रही है तो दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया ना, कैंसल आउट कर दिया। तो कैंसल आउट कर दिया तो फाइनली जो मेरा जेड इफेक्टिव आएगा वो सेम ही रहेगा ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। कंपैरेटिव देखूंगा तो आया है समझ में? तो टॉप से बॉटम में जेड इफेक्टिव का क्या होता है, सेम। लेफ्ट से राइट में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। जेड इफेक्टिव समझ गए? जेड इफेक्टिव क्या हो, न्यूक्लियस की खींचने की पावर। अब न्यूक्लियस के खींचने की पावर में बोल रहा हूं बढ़ते जा रही है उधर, तो स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं कम लग रहा होगा ना, इधर से इधर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर बढ़ते जा रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है बोला ना मैंने अभी। न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा खिंचा रहा होगा ना, मतलब स्क्रीन वीक होगी तभी खींच पा रहा हूँ। स्क्रीन अगर बहुत अच्छी होती है तो खींच नहीं पाता ना, बोला ना ढाल अपन लोगों के बीच में, तो वो ढाल ही तो है अंदर वाली रिंग के इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो स्क्रीन वीक हो रही होगी तभी खींच पा रहा है। आ रहा है पक्का? तो इधर से इधर जाने पे इसका क्या होता है, किसका, स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा ना, अब डिक्रीज है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, स्क्रीन वीक ही होगी। अब ऊपर से नीचे आने पे जेड इफेक्टिव सेम है, लेकिन स्क्रीनिंग इधर से इधर डिक्रीज था ना, तो ऊपर से नीचे आने पे स्क्रीनिंग बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है और अंदर वाली रिंग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। स्क्रीनिंग किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। इसमें मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते फॉर एग्जांपल, तो ये कितना ही रिपल्शन कर लेते इसको, 1 2। लेकिन बोल रहा हूं अगर इसमें मान लो बहुत इलेक्ट्रॉन है, ये, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर वाली रिंग में, उतना ही ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे होंगे, मतलब उतनी ज्यादा स्क्रीन। आया फोन में? तो ऊपर से नीचे आने पे मान लो पहली रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जो अभी ये रिंग थी वो अंदर वाली रिंग हो गई ना अब, और आउटर मोस्ट रिंग ये हो गई। अब जो ये वाली रिंग थी आउटर मोस्ट, वो अंदर वाली रिंग हो गई, और इसमें 8 होते हैं, और इसमें 1 ही रहेगा जो भी है, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे आऊंगा, बाहर वाली रिंग अंदर वाली रिंग बनती जाएगी और बाहर एक और रिंग ऐड हो जाएगी। तो जैसे जैसे बाहर वाली रिंग इसमें फुल होने के बाद ही अगली रिंग आती है ना, और फुल हो रहा है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इनर रिंग्स में बढ़ते जा रहा है। आया है समझ में पक्का क्या बोल रहा हूं मैं कि नहीं आया? जेड इफेक्टिव तो नलीफाई हो रहा है ना, रिंग बढ़ रही है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ी, रिंग बड़ी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना खिंचा रहा है, वो है जेड इफेक्टिव। अभी मैं स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ, और स्क्रीनिंग किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इनर रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इनर रिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा धक्का देंगे। तो जैसे जैसे मैं रिंग बढ़ाते जा रहा हूँ, तो जो अभी आउटर मोस्ट थी अब वो इनर हो जाएगी। आया समझ में? और वो तभी इनर बन पाएगी ना जब पूरी भर के फिर अगली रिंग आती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए होंगे। तो जैसे जैसे मैं रिंग्स बढ़ाते जा रहा हूँ, उन रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे स्क्रीन बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पे स्क्रीनिंग बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे आने पे स्क्रीनिंग क्या होगा, स्क्रीनिंग इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। सही बात है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? खुद से समझ गए ये चीज? तो लेफ्ट से अब फाइनल कंक्लूजन अपने को यहाँ क्या याद रखना है कि इधर से इधर जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये याद रखना है फाइनली। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और स्क्रीनिंग क्या होता है,
स्क्रीनिंग डिक्रीजेस। टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट और स्क्रीनिंग इंक्रीजेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं अंदर की रिंग के। इतना समझ में आया सारा? लिख लो ये जी फटाफट। कहां से लिखे ऐसा? जेड इफेक्टिव वर्ड जो लिखा है यहां से लिखोगे। पहले ये डेफिनेशन लिखोगे पूरी, फिर जेड इफेक्टिव का मतलब ये होता है, ठीक है, ये लिख लोगे। फिर लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम ये समझाया है, तो ऐसा तुम भी बना लेना और ये लिखोगे। फिर टॉप से बॉटम का बनाना और ये लिखोगे, और ये पूरा ये है बेटा ना, ये है। तो पहले ये चीज लिखोगे कि थर्ड पीरियड, थर्ड रिंग, रिंग फिक्स और न्यूक्लियर पावर इंक्रीज। रिंग फिक्स बट न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस, ठीक है, ये ऐसे लिखोगे। और टॉप से बॉटम में ये चीजें लिखोगे। आया समझ में सारा? छोटा सा टॉपिक है स्क्रीनिंग, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। अब मेरे को थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा के और बस खत्म है, क्वेश्चन करवा दूंगा। क्या थर्ड पीरियड बोला तो मैं फोर्थ पीरियड की बात करूँगा तो 4 रिंग फिक्स हो गई सबके लिए। हाँ सेकंड में भी सेम, जैसे एक पीरियड के लिए एक ही बार बात करेंगे ना, सेकंड पीरियड को थर्ड से कंपेयर नहीं करूंगा। सेकंड को थर्ड से कंपेयर किया हो तो ग्रुप हो गया। हाँ हाँ, अगर एक पीरियड की बात करता हूँ या फिर अगर मैं सेकंड पीरियड को थर्ड पीरियड से कंपेयर कर रहा हूँ तो ग्रुप हो गया ना ऐसा। तो या तो पीरियड में सब में रिंग फिक्स होगी, पहला पीरियड मतलब एक ही रिंग, दूसरा पीरियड मतलब 2 रिंग, तीसरा पीरियड मतलब 3 रिंग। हाँ चलो ये सारा समझ में आ गया ना, ये वाला मिटा रहा हूँ। अब मुझे इसके डेफिनेशंस जो बुक में दी है वो लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने अपनी भाषा में लिखवा दिया सारा, हिंदी इंग्लिश मिक्स। चलो देखो, स्क्रीनिंग अपन ने पूरा समझ लिया बहुत अच्छे से, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम हो रहा है। किस रीजन से हो रहा है, स्क्रीनिंग की वजह से। और स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, उसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उसको धक्का दे रहे हैं, ये स्क्रीनिंग है। तो डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से खिंचाना चाहिए बहुत फुल पावर से, लेकिन कुछ कम हो रहा है उस खिंचाव में। तो वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी उसके अंदर की रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको बाहर धक्का दे रहे हैं। ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इनर शेल कौन, पेनल्टीमेट, ठीक है। पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, सबके जो भी इलेक्ट्रॉन है वो धक्का दे रहे हैं बाहर। ये पॉइंट समझ में आया, यही होता है अपना शील्डिंग। सेकंड पॉइंट, टोटल अट्रैक्शन फोर्स फाइनली एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, जेड इफेक्टिव। फाइनली जितने से मतलब खींच रहा है वो है, ठीक है। फाइनली जेड इफेक्टिव से खींच रहा है, ठीक है। टोटल अट्रैक्शन माइनस करने के बाद फाइनली कितने से खींच रहा है वो ये। देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मान लो मैं बोल रहा हूँ 50 से खींचना चाहिए, लेकिन 40 से खींच रहा है ना, क्यों, क्योंकि 10 ये धक्का दे रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं। तो देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, बीच में स्क्रीन बनने की वजह से थोड़ा अट्रैक्शन कम हो गया। रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फाइनली इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर, कि कितना इफेक्टिव है, इंग्लिश का वर्ड है ना इफेक्टिव, कि कितने इफेक्टिवली तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो, ये होता है। तो इफेक्टिव मतलब कितना फाइनली आउटपुट निकल रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइनल कितना लग रहा है वो ये। इफ द न्यूक्लियर चार्ज, अगर ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज को मैं जेड लूं, और जेड क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर, ये होता है ना, एटॉमिक नंबर ही तो होता है किसी भी चीज का जेड, ठीक है, ये लिख लेना वहां। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव। और ये कब आएगा, जब जेड में से मैं सिग्मा माइनस कर दूंगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये
अभी सिग्मा निकालते कैसे हैं? स्लेटर्स रूल करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्लेटर साइंटिस्ट है, उसने कुछ रूल्स दिए थे, हाँ, कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर के इलेक्ट्रॉन कितना और कैसे धक्का देंगे, खुद की रिंग के कैसे धक्का देंगे, अंदर की रिंग के कैसे धक्का देंगे, उसके अंदर की रिंग के कैसे धक्का देंगे, और उसके बाहर की रिंग के कैसे धक्का देंगे। तो उसने क्या बोला था, जिस भी इलेक्ट्रॉन का मेरे को स्क्रीनिंग निकालना है, उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो तो कभी इसको धक्का दे ही नहीं सकते, ठीक है, वो तो और मदद कर देंगे ना, ठीक है, तो वो अपोज तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटा दो 0। खुद की रिंग के बहुत ही कम 0.35, एक इलेक्ट्रॉन 0.35 तक का इसको रिपल्शन दे सकता है, उसके अंदर की रिंग के 0.85 दे सकते हैं, उसके भी अंदर की रिंग के 1 से रिपल्शन उसको कर सकते हैं। ये होता है स्लेटर्स रूल, कोई काम का नहीं, बट समझ गया ना, ठीक है, ये हुआ। फिर आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब होता है नंबर। मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिजिट या फिर नंबर। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी का 40 जो मैंने बोला ना, ये क्या उसका मैग्नीट्यूड है, नंबर है। समझ गए नंबर क्या होता है? तो मेरी हाइट कितनी है? 5'11" है, तो 5'11" क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया मेरी हाइट का। तो मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, तो चुपचाप उसको नंबर लिख देना चाहिए था, लेकिन फालतू में फिजिक्स में हर जगह देखना मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 5, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज ये। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, नंबर है। जो वैल्यू है ना, वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। वैल्यू, डिजिट, नंबर, समझ गए ना, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो 25 kg, तो 25 क्या हो गया यहाँ पे? मैग्नीट्यूड। समझ गए चीज, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये ऐसी फिजिक्स चाहिए रहती है ना तुम लोगों को हाँ, अच्छा, कुछ ज्यादा जरूरी काम है इससे भी? हाँ, ठीक है, चलो देख लेते हैं, लेक्चर देख लेना, मंडे को मिलता हूँ फिर। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है वो। सिग्मा का जो भी नंबर आएगा सबका कैलकुलेट करने के बाद उसका वैल्यू बोल रहा है वो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज शील्डिंग कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय स्लेटर्स रूल। कोई डाउट? ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितने, मान लो आयरन का नंबर कितना, 26 है, तो 26 से वो खींचना चाहिए, लेकिन उस 26 में से कितना माइनस होगा वो सिग्मा में निकाल लूंगा, तो 26 से कुछ कम ही आएगा ना, हो सकता है वो 23 आए, 25 आए, कुछ भी आए, तो कम आएगा कुछ, तो वो फाइनली जो आ रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन अ पीरियड। पीरियड में इफेक्टिव या जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बताया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, तो खींचेगा वो तो ज्यादा। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ सब ग्रुप, तो ये वाला किसका है? पीरियड का लिखा है। ये किसका लिखा है? ग्रुप का लिखा है। तो इसमें पीरियड में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सब ग्रुप में क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव जो है कांस्टेंट रह रहा है, सेम। क्यों? क्योंकि रिंग भी बढ़ रही है, पावर भी बढ़ रही है, रिंग भी बढ़ी, पावर भी बढ़ी, तो दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया ना, नलिफाई हो गए। आ रहा है समझ में? ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। टॉप से बॉटम में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, ये यही बता दिया, दोनों 2 बार लिख दिया है। क्लियर हुआ इतना? ये सारे पॉइंट क्लियर है। अब मुझे कुछ 2 पॉइंट और लिखाने, उसके बाद क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। मिटाऊं ये? चलो हाँ, अपन लोगों को ये पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स बचे। हाँ भाई साहब जल्दी चलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ये पहला पॉइंट पढ़ो। फॉर सेम शेल, बताया ना, देखो अगर न्यूक्लियस है, बना के क्या तुम यहाँ इमेजिन करो, प्लस बनाया, ये बाहर वाली रिंग, ये अंदर वाली रिंग, ये इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा होगा, और भी अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी इसको रिपेल कर रहे होंगे, अगर इसके खुद के भी हुए वो भी। फॉर सेम शेल मतलब सेम रिंग की बात कर रहा है, जिसका मैं सिग्मा पूछ रहा हूं उसी रिंग की बात कर रहा हूं। फॉर सेम शेल, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट हैज द ऑर्डर, उसी शेल के लिए, ठीक है। एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ये याद रखने वाली चीज है। और क्यों होता है? क्योंकि इनका एफ का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है फिक्स, मतलब उसका शेप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या डिस्टॉर्टेड बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। फिर डी, फिर पी, फिर एस। तो एस सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग शो करेगा अगर सेम शेल की बात हो रही है तो, ठीक है। तो फॉर सेम शेल शील्डिंग इफेक्ट हैज द ऑर्डर, पूछा जाए कभी तो 3s, 3p, 3d, 3f में कौन सबसे ज्यादा करेगा? ये, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ठीक है। अगर थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में 3s, 3p, 3d तीनों होंगे,
ठीक है। अगर मैंने इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लिया तो उस पर सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करेगा? 3s, फिर 3p आया, पक्का? हाँ, डिफरेंट होगा तो फिर देख लेंगे कि अंदर वाला है बाहर वाला है। यस, क्योंकि सेम रिंग के पॉइंट उससे करते 0.35 से, फिर 0.85, फिर 1, ऐसा। हाँ, वो उसी से देखेंगे फिर। ठीक है, ये हुआ क्लियर है। सेकंड पॉइंट, Z इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयंस पे क्या कर रहा है बेटा? Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा Z इफेक्टिव समझ में आता है। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर पावर उतना ही ज्यादा Z इफेक्टिव। जितना ज्यादा किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज उतना ही कम Z इफेक्टिव हो जाएगा ना। न्यूक्लियर पे पावर पॉजिटिव से डायरेक्टली है, यहाँ से गलत आएगा। हाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपन राइट से लेफ्ट से आएगा। कोई भी एटम मैंने बोला है, एक होता है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में प्लस उसको खींच रहा है। अगर ये एटम में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन में पहले निकाल दिया हूं तो एक कैटायन बन जाएगा। कैटायन में जो प्लस है वो ज्यादा है ना एक, तो ज्यादा प्लस इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा। नहीं आया? ये न्यूट्रल एटम था पहले। न्यूट्रल एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी रिबन से मेरे को चाहिए था तो निकाल दिया। तो कोई भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते। 10 इलेक्ट्रॉन होते 10 प्रोटॉन, तो 10 को खींचने के लिए 10 है ना अभी। अगर मैंने मान लो एक हटा दिया इलेक्ट्रॉन तो अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचे। 9 को खींचने के लिए यहाँ 10 है, तो ज्यादा अच्छे से खींचेंगे ना आईफोन में। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया, मान लो न्यूट्रल पे मैंने एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 11 हो जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज तो अभी भी 10 ही है, तो ये ज्यादा होगा और पावर उतनी है ना। तो समझ गए चीज, इसीलिए इन्वर्सली में। कोई डाउट इसमें? ठीक है। Z इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट। मान लो नाइट्रोजन ही है, एक बार नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, एक बार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि किस पे सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव होगा? जिस पे ज्यादा पॉजिटिव वो सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव वाले पे सबसे कम होगा। आता है ये? कोई डाउट इसमें? ये ऑर्डर करेक्ट कर लो, उसमें लिख लो। मतलब मैंने सिर्फ खाली जगह छोड़ी थी ना, तो उसको लिखो। n+ पॉजिटिव चार्ज का हमेशा ज्यादा ही होता है ना देखो, और नेगेटिव का सबसे कम, तो न्यूट्रल को बीच में रखूंगा मैं। अगला, Z इफेक्टिव फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या? सेम इलेक्ट्रॉन, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब है ना सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाइड्रोजन पहला आता है, हीलियम, लिथियम। ठीक है, ये ना सॉरी H- होगा वो फिर, हाँ है ना, H- होगा तभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो पाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ आता है पहले नंबर पे, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो हीलियम की जगह पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन के बराबर में। लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो भी दूसरे पे पहुंच जाएगा। बेरिलियम चौथे नंबर पे आता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पहला निकाला तो यहाँ, दूसरा निकाला तो यहाँ, वो भी हीलियम की जगह पहुंच जाएगा। बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये भी हीलियम की जगह। तो सब कहाँ पहुंच गए? हीलियम की जगह। और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कौन सी स्पीशीज हो गई अभी? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 2 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना सब में, सब हीलियम की जगह पहुंचे हैं। तो अब जब सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अब मैं प्लस चार्ज से देख लूंगा ना, जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो सेम आ गए ना। देखो इलेक्ट्रॉन जब सबके पास सेम है आउटर मोस्ट में, तो जिसके पास जितना ज्यादा प्लस वो उतना ज्यादा खींच लेगा। तो सबसे ज्यादा प्लस किसके पास है? उसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। आया फोन में जिस? ठीक है। अगला है नाइट्रोजन। ये देखो यहाँ लिख के बता दूं, अपना वो लिखता है ना बैकनॉफनी। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये नियॉन की जगह पहुंच गया। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो भी नियॉन की जगह पहुंच गया। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो भी नियॉन की जगह पहुंच जाएगा। ठीक है। फिर इधर जब लाई बे लिखते हैं अपन, ठीक है, और इसमें ली के नीचे ना, बेटा के नीचे मांगे, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो वो भी कहां पहुंच जाएगा? नियॉन की जगह। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, पहला रिमूव तो यहाँ, दूसरा रिमूव तो यहाँ, तो सब नियॉन की जगह पहुंच गए। मतलब सब में आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब सब में आउटर, ये कौन सी वाली स्पीशीज हो गई अपनी? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है। अगर ये सारी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई है तो और
न्यूक्लियर चार्ज देख लूँ अब मैं, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब भी आ जाए तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, न्यूक्लियर चार्ज के अलावा और कुछ नहीं देख सकता। तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा पॉजिटिव जिस पे, वो उतना ही ज्यादा Z इफेक्टिव लगा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा ये, फिर कम माइनस, जितना ज्यादा माइनस हो तो वो रिपेल करेगा ना, तो इसीलिए सबसे ज्यादा माइनस को सबसे लास्ट में रखूंगा। कोई डाउट नहीं? ठीक है, इतना क्लियर हुआ वो वाला पेज। अब इधर आ जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट। ये जो शील्ड बन रही थी ना, आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो शील्ड बन रही थी, इस शील्ड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? इस शील्ड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा बेटर शील्डिंग होगी। नहीं आया? अगर ये प्लस है या आउटर मोस्ट है, तो ये जो शील्ड है, इस शील्ड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे पा रहे होंगे ना। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खिंचा रहा होगा, लेकिन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में होंगे उतना ही धक्का दे रहा होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर की शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा स्क्रीनिंग। आया समझ में? शेप ऑफ ऑर्बिटल, अगर शेप ऑफ ऑर्बिटल ऐसे तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग लगाता है वो, एसपीडीएफ जो उधर ऑर्डर लिखा। फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एफ वाला सबसे कम स्क्रीनिंग लगा पाता है, याद रखना। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन लगाता है? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। याद रहेगा है? पक्का? ठीक है। मैक्सिमम स्क्रीनिंग, मिनिमम। मैक्सिमम स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा है। अगर एस में इलेक्ट्रॉन है कहीं तो वो सबसे ज्यादा रिपल्शन करता है। क्लियर है? अगला, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्क्रीनिंग टॉप से बॉटम में इंक्रीज होता है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, मतलब, है ना। और Z इफेक्टिव सेम रहता है ऊपर से नीचे, क्योंकि शेल भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रही है, शेल भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रही है, तो नलीफाई हो गया। तो टॉप से बॉटम में क्या क्या हो रहा है? इंक्रीज, स्क्रीनिंग बढ़ रहा है और Z इफेक्टिव सेम। ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में स्क्रीनिंग कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो ज्यादा अच्छे से खींच पा रहे हैं ना। तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, ज्यादा अच्छे से खींच पा रहे हैं, तो स्क्रीनिंग कम हो गया। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट बचे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, पता है, पॉइंट नहीं है वो, सीधा क्वेश्चन ही समझ लो उसको। ठीक है। स्लेटर्स रूल के हिसाब से Z इफेक्टिव बताना है, ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों लाइन से आते हैं, ये हेलिनाकी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। याद तुमको ये पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों में Z इफेक्टिव बराबर ही होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे Z इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, ये पढ़ते हैं अपन। ठीक है। तो तीनों में बराबर होना चाहिए, लेकिन लिथियम का थोड़ा सा कम होता है सोडियम और इनसे। ये तो नॉर्मली है, ये वाला पोर्शन कि लिथियम का थोड़ा कम रहता है इन दोनों से। तो तुम्हारे यहाँ पे एंड होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की थ्योरी पूरी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को करवा देता हूँ ताकि पता तो रहे कि टॉपिक है क्या। तो कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ये अपन करके और फिर घर चले जाओ। ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इफेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा लो शील्डिंग, हाँ सबसे ज्यादा लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें है? देखो, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तुमको फाइंड क्या करना है, कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, नहीं चले जाओ बेटा, क्लास घर चले जाओ। ठीक है। एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, कैसे पता करो कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सा होगा? फर्स्ट वाला क्यों होगा? देखो, लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब देखो, लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब F के इलेक्ट्रॉन, सिंपल फिजिक्स, इतना समझ में आया? मतलब
एफ के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एफ के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होंगे? 7th पीरियड में। 7th पीरियड में, क्योंकि छठे में भी एफ भर के फिर ही 7th पे आया हूँ ना मैं। तो अगर छठा पीरियड भर के फिर 7th पे आ रहा हूँ, मतलब 7th पीरियड कौन सा है? ये तो 6th पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, ये 3rd पीरियड का है। तो 7th पीरियड वाला एलिमेंट अगर ये है तो उसमें छठे के एफ सारे भर के आ रहा हूँ मैं, मतलब 6th पीरियड में जो एफ आ रहे हैं, और 6th पीरियड में कौन सा एफ आते हैं? 4f। तो सारे 4f भर के फिर मैं 5f पे आ रहा हूँ। तो 4f के कितने? 14 भरे होंगे ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब f के इलेक्ट्रॉन काई में प्रेजेंट होंगे? 7th पे आया होगा तो उसके पहले के। तो इसमें 7f2 के पहले ये 5f14, इसमें 4f14 है, 6f2 है। हाँ, इसमें 4f भी होगा ना, क्योंकि रेडॉन लिखा है। आया समझ में? नहीं आया? छः और 5 क्या होता है? देख इधर देखा बेटा, मैंने पूछा लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन काय में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 6th पीरियड में 6s आता है, फिर 4f आता है, फिर 5d, फिर 6p। 7th पीरियड में 7s, 5f, फिर 6d आता है। 6d का 1 है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लो शील्डिंग f के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो फर्स्ट पीरियड में देख, मतलब इस वाले में देख 6s2 और 6p2, मतलब 6s2 भर गया है, फिर 6p2 भरा है, मतलब उसके पहले इसका ये d और f बीच में भर गया होगा ना। 6s और 6p के बीच में 2 भर गए होंगे। तो इसमें टोटल कितने भरे हुए हैं? 4f के 14 भरे हैं, ठीक है। अब जब इस पे आया मैं, तो इस पे आने के लिए 7th पीरियड, ये अगला वाला 7th पीरियड का, तो इस पे आया तो ये सारे भरे हुए होंगे ना पहले, तो 4f के 14 तो भर ही गए होंगे। लेकिन उसके बाद मैंने क्या इसमें दे रखा है? 7f2 दे रखा है, 6d का 1 भरा है, और 5d के 14 भी भरे हैं। तो इसमें ये भी भरा था और ये 14 भी भरे, तो 14 प्लस 14 कितने हैं? 28 इलेक्ट्रॉन है ना f के। तो जब f के 28 इसी में है, तो मैक्सिमम पूछा था इसने लो शील्डिंग वाले किस में है, तो वो f वाले में आएंगे। इसमें आया समझ में कैसे किया? ये क्वेश्चन टफेस्ट में से थे, ठीक है, बाकी के बन जाएंगे। ये क्वेश्चन वो करवाता हूँ जो है तो मुझसे गलत हुए थे मेरे टाइम पे, जो मैंने गोले या स्टार किए थे। और ये सच में देखो था ना अच्छा, नॉर्मल जैसा तो नहीं था, सोचना पड़ा। तो ये लिखना और ऐसा करके लिख लेना उसको, ठीक है, सॉल्यूशन साइड में। अगला ये रैंक दी 4p, 4d और 4f ऑर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर टू विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम आर शील्डेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। मान लो अगर 4p, 4d और 4f के इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनर इलेक्ट्रॉन से इनमें सबसे ज्यादा शील्ड कौन हो रहा होगा। देखो 4p कब भरेगा? 4th पीरियड में, क्योंकि इधर देखता हूं, ठीक है, 4s, 3d और 4p। तो 4p कब भरेगा? 4th पीरियड में। 4d कब भरेगा? 5s, और 5s के बाद क्या आता है? 4d। फिर इधर क्या आएगा? 5p, फिर ये 4d भरेगा, फिर 6s, और इसमें f आता है 2, 4f, और फिर 5d और 6p, ये 4f। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इन तीनों को मेरे को ऑर्डर में जमाना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, टू विच द इलेक्ट्रॉन इन देम, इलेक्ट्रॉन इन देम, देम एंड देम आर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर वाले। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पहले के सारे होंगे। इसके अंदर कितने? ये सारे होंगे पूरे। इसके अंदर कितने? ये सारे होंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? इसके अंदर है ना, ये भरने के पहले। तो इसी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे होंगे ना। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी है? 4f की होनी चाहिए, फिर 4d, फिर 4p। आया फोन में कैसे? ये यहां तक भरने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन उसको धक्का भी तो दे रहे होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं।
फिर ये भरने के लिए ये धक्का दे रहे होंगे, बस ये भरने के लिए बस ये धक्का दे रहे होंगे, तो सबसे इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो धक्का दे रहे हैं, इसमें उनसे और ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए उसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा हो जाएगी। शील्डिंग मतलब है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है इनर शेल के। आया, ये हो गया। अब ये देखो, ये सिंपल है, ये तुम कर लोगे, ये दो सच में थोड़े से थे कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या पूछा है मैंने, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज, तो स्क्रीनिंग का ऑर्डर अपने को पता है SPDF होता है, तो मैंने बोला D इज इक्वल टू द P, इक्वल टू है क्या, तो ये गलत हो गया। मच मोर देन P, मच मोर है क्या P से, कम है ना, तो ये भी गलत हो गया। सेम एज दैट ऑफ F, F से सेम है क्या, नहीं, लेस देन P है ना, P का ज्यादा है D से, तो D कम है ना, तो लेस देन P। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम खुद भी बना लोगे, लेकिन ये दो ऐसे जो थे जो सच में मुझसे भी गलत गए थे, तुम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करते, ठीक है। तो ये दो थे जो थोड़े समझने वाले थे। इतना ही है अपना शील्डिंग इफेक्ट जो नीट लेवल का है। स्लेटर से कभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कभी नहीं आते, ना तुमको कोई बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करूँ आज का, क्लियर है, हाँ वो मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो ये वाला लेक्चर आज का यहीं पे एंड करता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट इतना ही था जितना अपन ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, या एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, ठीक है। थैंक यू सो मच।